वर्क डन हो गया। वर्क डन में क्या पढ़े, पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी के साथ साथ और क्या पढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी पी इनिशियल टू सॉरी वी इनिशियल टू वी फाइनल। आज हमको पढ़ना स्लोप, लिखो हेडिंग स्लोप, स्लोप स्लोप स्लोप, ठीक है, स्लोप। स्लोप, ठीक है। अच्छा, स्लोप मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, एक चीज़ बता दो जरा हमें कि एक वेरिएबल होता है तो कौन सा डिफ्रेंशिएशन, नॉर्मल, और एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो पार्शियल। जैसे मान लो कह दें हम एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन पूछे तो कैसे करोगे, कैसे कैसे क्या लिखें? हाँ, एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, हाँ, तो 3y स्क्वायर साथ में डेल वाई या डी वाई प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू कितना, 0, ना हो गया, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और इसको लॉग वॉग ले सकते हैं क्या, इसमें लॉग लें जरा, देखो क्या इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू सी डेल सी, कर दो, फिर तो ही आ रहा है तुमको, दिखे, लॉग ले ले, लॉग एम इंटू एन को क्या लिखेंगे, अरे लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग सी, और ये इधर है ना, तो 2 लॉग एक्स का 1/x डेल एक्स, ठीक, और 1/y डेल वाई, और इज इक्वल टू कितना, 0 आ गया। इतनी सी बस बात याद रखना ना। जैसे हम कह दें एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, इसका डिफरेंशिएशन बोलो फटाफट तो, अरे डेल ए बाई ए इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी, नहीं आ गया। हम कह दें सब पढ़े हम लोग, कहाँ पढ़े हैं सब, हाँ एरर में, हाँ ठीक है। तो सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का 4πr स्क्वायर ना, तो क्या लिखें, हाँ, तो डेल एस या डी एस बाई एस इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर, चलो कुछ तो याद है, हाँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ, अच्छा, गलतफहमी दूर कर रही है, हाँ, इसका बोलो डी वी बाई वी इज इक्वल टू 4 डी 4 हाँ 3 डी आर बाई आर, ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी जय हिंद जय भारत, ठीक, समझ गए। तो एक वेरिएबल है तो नॉर्मल, एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल। अच्छा, अब स्लोप निकालना है, तो आई थिंक किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना होता है ऐसे स्लोप, ठीक है, ये y है ये x है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स के रेशियो को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं ना, ठीक। ये स्लोप कहाँ से है, x एक्सिस से, x से लेंगे तभी तो ये होगा dy बाई डी एक्स, y एक्सिस से ले दे तो dx बाई dy, उल्टा नहीं हो जाता। अच्छा, अब ध्यान समझो, हमारे पास इसमें थर्मोडायनेमिक्स में कितने ग्राफ होंगे, किसके किसके बीच में ग्राफ हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रेशर, या प्रेशर टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी भी ग्राफ का, जैसे मान लो हम कह रहे हमारे पास पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ का मतलब क्या समझेंगे कि कौन वाई पे है कौन एक्स पे है, जो पहले होता है वो वाई पे होता है, जो पहले होगा वो वाई पे, तो क्या लिखे, वाई एक्सिस पे कौन, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे कौन, वॉल्यूम। इसका स्लोप पूछे तब dp बाई dv होगा ना। अगर हम कह दें, मान लो हम वीपी ग्राफ कहे होते, हाँ, तो dv बाई dp। अच्छा, हम कह दिए vt ग्राफ, हाँ, तो y पे कौन, v और t, तो स्लोप dv बाई dt। और हम कह दे pt ग्राफ, स्लोप डायरेक्ट बताओ तो pt ग्राफ का dp बाई dt ना, क्योंकि पहले कौन है p और फिर t, तो ये p और ये t, स्लोप हो गया ना। किसी भी ग्राफ का स्लोप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक। अब कहा, ये समझ गए, ठीक। अब कहा, मान लो ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, कहा कि pv इफ pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक ना, pv की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो स्लोप निकालना है हमको, क्या निकालना है, स्लोप, कौन से ग्राफ का, pv ग्राफ का, ठीक।
इस इक्वेशन के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हमको स्लोप निकालना है कौन से ग्राफ का, पीवी ग्राफ का। इसका जब भी स्लोप निकालने के लिए कुछ करो मत, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। करो डिफरेंशिएशन, क्या लिखे, डीपी बाई पी ऐसे लिख ले, लॉग वाला बार बार कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, प्लस डीवी बाई वी इज इक्वल टू 0। तो डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू पी बाई वी माइनस के साथ ये स्लोप है। नहीं आ गया, ठीक। कभी भी इक्वेशन दे, उस इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट। जैसे कहते हैं हम इफ पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट अप टू डी पी बाई पी प्लस 3 डी वी बाई वी तो इज इक्वल टू 0। तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू 3/2 पी बाई वी माइनस। नहीं आ गया। जब भी ऐसे इक्वेशंस आएंगे, ऐसे इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए सिर्फ हमको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई, पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ भी हो जाए कर लेंगे ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मान लीजिए कह दे हम, जैसे कहा इफ v स्क्वायर टी पे पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे मान लो सपोज दैट ना, हम कैसे स्लोप निकालो, ठीक है, वी टी ग्राफ का। अब क्या करें, तो डिफरेंशिएट कर लेना, क्या 2 dv बाई वी, ऊपर कौन होगा v और नीचे t, तो dv बाई वी प्लस 5 dt बाई टी इज इक्वल कितना तो dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस 5/2 v बाई टी। नहीं आ गया। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे कर लेंगे। फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, तुरंत फास्ट। कौन गायब है, एक वो उषा बस ना, एक परमानेंट डिलीटेड है। देख रहे थर्मोडायनेमिक्स खत्म करते करते गायब ना हो जाए तुम्हारा कॉपी। नहीं पांडु, लाइट नहीं हो गया होगा, हो गया, एक कोई कह दो बस हो गया। बस ट्रांसपोज करके ये इधर उधर मत भेजना। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और, टोका टोकी। p पे पावर 4 v पे पावर 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका स्लोप निकालिए पीवी ग्राफ का, बताइए। -5/4 p बाई वी हो गया, नहीं हो गया? अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो, सुनना ध्यान से ना, ओनली देख के बता देना, ठीक। ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे v का पावर कितना है 1, तो आगे आ गया 1। यहाँ पे v का पावर 3, इसका पावर हमको 1 करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि p का पावर क्या हो जाए 1। p का पावर 1 हो जाए तो क्या करें, हाँ पूरे को दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर रूट ले लें। अब 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा p v पे पावर कितना 3/2, और कॉन्स्टेंट में कुछ भी रहो तो ये 3/2 आ रहा है क्या, देखो आ रहा है ना। तो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर ये पावर गैप करें तो p v पे पावर कितना 5/4 इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट, तो स्लोप हमारा आ गया माइनस, ये आ गया ना, ठीक। अच्छा कर दें, कहाँ पे y1/4 लेंगे जो होगा,
तो आप करिए आप लोग पी स्क्वायर वी पे पावर 7 ऐसा कुछ होता है नहीं, लेकिन खैर देख लो, सुन लो पहले ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये देखते कूद पड़ा क्या हो गया? हाँ इसीलिए कह रहे थे सुन लो। तो कांस्टेंट है तो फिर आपका टेम्परेचर पूछा तो वीटी ग्राफ का है। क्यों? अरे बाबू वीपी नहीं पूछा है, हाँ वीटी। अरे भाई कुछ कहाँ है यार, सिंपल बात देखो, अगर ऐसा दिया है, सपोज दैट ऐसा दिया है ना, तो इस वाले में मान लीजिए हमको स्लोप पीवी ग्राफ का निकालना है, तो रिलेशन किस में चाहिए? पी और वी में। और अगर स्लोप हमको वीटी ग्राफ का निकालना है तो रिलेशन किस में चाहिए? वी और टी में। और रिलेशन वी और टी में चाहिए होगा तो हम यहाँ से पी को गैप कर दें, कर लो गैप, ये सब गायब करना सीख लो। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी की जगह एन आर टी अपॉन वी का होल स्क्वायर वी पे पावर 7। लो हो गया ना। तो अब क्या बचा, समझ गए ये? ठीक, तो क्या लिखे? एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी पे पावर 9 वी पे पावर कितना? -2। तो हाँ टी पे पावर हाँ 2 भाई, तो टी भी खुद कंफ्यूज होगा इतना ज़्यादा। अरे एक मिनट बेटा रुक जाओ ना, हम सही लिखे थे, तुम लोग के चक्कर में हम फालतू पड़ जाते हैं। सही लिखे थे गलत? अच्छा अब सही लिख दे रहे, ठीक है। वी पे पावर 5 किसका ग्राफ पूछे? वीटी ग्राफ ना, तो वी पावर 5 टी पे पावर 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्लोप जो होगा वीटी ग्राफ का क्या? वाई एक्सिस पे कौन है? वी। जो वाई एक्सिस पे होगा उसी का पावर 1 होता है, एकदम याद रख लो। ठीक, तो क्या लिखे? -2/5 v/t। समझ गए? जब दिया होगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे ना। फटाफट लिखो जल्दी। तुम लोग तेज हो गए, स्लोप भी आ गया तुम लोग को। देखो स्लोप आ गया, वर्कडन आ गया, थर्मोडायनामिक्स खत्म, तुम लोग को आता। आ गया रोजी। क्या ये? अरे भाई बहुत दुख है, तुमको हमसे, हमको तुमसे। रुक जाएंगे 2 मिनट। चलो लिखो नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फटाफट लिखो आज। इंटरनल फर्स्ट लॉ सब खत्म कर दिया जाए। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, लिखो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? क्या होती है? अरे इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल काइंड्स, एटम मॉलिक्यूल्स की जो खुद की एनर्जी होगी, हाँ, सारे एनर्जी का सम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ना। अच्छा, इंटरनल एनर्जी बेसिकली कितने टाइप्स का होगा? 2। कौन कौन? इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल काइनेटिक किसके वजह से आएगा? ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से। और इंटरनल पोटेंशियल एटम की अट्रैक्शन की वजह से ना। पोटेंशियल एनर्जी आएगा अट्रैक्शन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी आएगा मोशन की वजह से ना। मोशन ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और अट्रैक्शन ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। सॉलिड लिक्विड गैस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल किसका? सॉलिड का। इंटरनल काइनेटिक गैस का, ठीक है ना। और दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम का जो खुद का एनर्जी होता है, दैट खुद का एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? मोशन बढ़ेगा, ठीक। मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या कम होगा?
अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी भी मतलब भागने लगेंगे सब, ठीक है ना। मतलब हम कोई गैस ले लें, कंटेनर बना दिए और उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा। चलो सॉलिड की बात करो, जरा सॉलिड की बात करो ना, ठीक, सॉलिड में बात कर लो। सॉलिड में भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन कम होगा, वो अलग बात है, बट होगा तो। अच्छा, अब सॉलिड को भी हम हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो उसका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, मान लो हम सॉलिड यही है, ठीक है, इसको गर्म करते जा रहे हैं, ठीक, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी तो इसकी वेलोसिटी भी, मतलब गर्म करके तो भाग जाएगा। हाँ, अंदर वाली, ऐसा नहीं मोशन आता है, ठीक है। वो जो भी बात हो रही है इंटरनल वाइब्रेशन बढ़ेंगे, ठीक, वाइब्रेशन बढ़ेंगे, मोशन बढ़ेगा तो और ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो जैसे जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम, और पोटेंशियल कम होगा तो अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा। ये काम करते जाए, अट्रैक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये कब तक होगा, जब तक स्टेट ना चेंज कर ले। दैट्स में ये मत कहना कि कभी सिस्टम मूव करने लगता है, नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एटम मॉलिक्यूल्स का मोशन मूव करता है, मोशन बढ़ता है। अगर काइनेटिक बढ़ती है और पोटेंशियल कम होती है तो बैलेंस नहीं कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। कुछ नहीं, आप बताओ। करते हैं कि नहीं? हाँ भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, ये मोबाइल का नेटवर्क है, अभी सस्ता कंपनी वाला आ रहा है गायब। टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी ना, बढ़ जाएगी, समझ रही हो। फिर बताओ, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है किसी गैस की, अरे खुद की जो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। कितने टाइप्स की, इंटरनल काइनेटिक और इंटरनल काइनेटिक जो आएगा, इंटरनल काइनेटिक जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर डिपेंड करेगा, है ना, वैसे कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। और कौन सा फंक्शन है, और कुछ भी है, पोजीशन फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। किसी स्टेट ए को हम बी में चेंज कर रहे हैं, अब पाथ एक्स से चेंज करें, पाथ वाई से, कहीं से भी, एकदम सिंपल, ठीक है, किसी भी एक ए से बी में गए, ठीक, इधर से गए, ऐसे गए, ऐसे कहीं से भी जाए, कुछ भी करके चेंज करें, हमारा दोनों का जो हर पाथ में जो चेंज इन इंटरनल होगा, चाहे पाथ एक्स से कर लो, चाहे पाथ हमारा वाई से कर लो, चाहे पाथ हमारा जेड से कर लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे, पाथ पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। लिखिए, द एनर्जी ऑफ सिस्टम इटसेल्फ, पोजीशन का मतलब क्या होगा? कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। जैसे और कोई एग्जांपल बता दो ऐसा पाथ और पोजीशन वाला। आपका वो मॉडर्न जैसे कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे बेसिक। डिस्टेंस, पाथ बदलेगा तो डिस्टेंस बदल जाएगा, मगर डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करेगा तो किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना। क्या बोल रहे थे, हाँ, द एनर्जी ऑफ सिस्टम इटसेल्फ, द एनर्जी ऑफ सिस्टम इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ सिस्टम इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ सिस्टम इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हो गया, लिखिए, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, energy due to motion of atom molecules, it is called energy due to motion of atom molecules is called अरे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा मुझे लग रहा है मुर्दों जैसा पढ़ रहे हैं सब, बस जल्दी जल्दी करिए और ख़त्म करिए अब। हाँ, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, तो अगर यू टोटल लिखे तो क्या लिखेंगे, यू काइनेटिक प्लस यू पोटेंशियल। फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी, समझ में आ गया था ना। क्या बताया था, इंटरनल पोटेंशियल किसके वजह से आता है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, हाँ, इंटरनल पोटेंशियल इज ड्यू टू अट्रैक्शन। उठ तो जाओ, तब बोलू, एक बोलू, ठीक है, बोलू, बोलू टू, एक मोटू पतलू की जरूरत है,
मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ है, हम लोग के ग्रुप में सब गुलू गुलू रहते हैं। हाँ अभी तारीख थोड़ा पतला हो गया, इसलिए लाल हो गया। ग्रुप में ठीक होने का भी यही है क्या गुलू गुलू सारे कल मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया। सो मैंने इधर थोड़ा जब मम्मी का ऑपरेशन करेगा तो मम्मी थोड़ा सा हो गया है, फिर से पुराने घर में वापस अब वापसी का चांस है। है ना, जैसे सुमेंद्र कोशिश कर रहे थे मगर नहीं होगा। क्या लिखो, इट इज इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एंड इट इज मुस्कुरा रही धीरे धीरे, हाँ ये हम लिख लिए हैं, देखो धीरे से मुस्कुरा रही है, अंदर दिखा नहीं रही। इट इज पोजिशन फंक्शन, इतना देर में बोलते हो ना, इट इज पोजिशन फंक्शन। रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है, तुम लोग कह रहे होता नहीं रिएक्शन टाइम। यार ये कुछ और बात हो रही है, वो कुछ और बात हो रही है, कहाँ लेके तुम अटक गई। हाँ लिखो, हेडिंग लिखो। इंटरनर्जी हो गया ना, इक्विलिब्रियम तो बता दिए थे, लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को अगर हम एनर्जी देंगे, ठीक, तो क्या करेगा? हम चाहते हैं किसी से काम कराना, अगर हम एनर्जी देंगे तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। जैसे मान लो हम कंटेनर, हम पानी को गर्म करना चाहते हैं, पानी को हम क्या करना चाहते हैं? गर्म करने के लिए क्या करें? पहले कंटेनर लें, हाथ में लेके हीट दे दें, आग लगा दें। कंटेनर ले लें और कंटेनर के बाद गैस उस रख दें, ठीक है, अब हीट दें, तो हीट किसको देंगे? पहले कंटेनर को। कंटेनर लेके तुरंत पानी को दे देगा, पहले क्या होगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ठीक, और जब अपना थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हमारा हीट ट्रांसफ़र करेगा ना। हमारा मेन पर्पस क्या था? कंटेनर गर्म करना, क्या? पानी गर्म करना, ठीक। कंटेनर गर्म करना नहीं, पानी गर्म करना है, लेकिन हुआ कौन गर्म? मतलब जो हम हीट दे रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ यूटिलाइज हो गई? मतलब इन कंटेनर अपना टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब कंटेनर अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या करेगा? वर्क डन करेगा ना। किसी भी सिस्टम को हीट देंगे और हीट दिए और हीट देंगे तो वो हीट लेके सबसे पहले क्या करेगा? इंटरनल बढ़ाएगा, और अगर जो प्रोवाइडेड हीट है वो इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? वर्क डन करेगा। मान लो इंटरनल से कम है तो उसका हीट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसका इंटरनल ही नहीं बढ़ेगा तो वर्क डन कहाँ से होगा? ठीक, समझ में आया? तो किसी सिस्टम को हीट दीजिए, हीट कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, पहला टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और कुछ बच जाता है तो फॉर वर्क डन। जैसे और कोई एग्जाम्पल, जैसे बाइक, मान लो बाइक है, ठीक है, 100 सीसी है, 150 सीसी है, 350 है, 500 सीसी है, 100 से लेके 500 सीसी तक गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। सीसी मतलब इंजन का पावर है ना, ठीक, सब अलग अलग हैं। अब सारी गाड़ियों को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए, कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर ना, ठीक, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। अब सबकी स्पीड सेम है, ठीक है, सबकी स्पीड सेम है, सबके लिए रोड सेम है, सबके लिए कंडीशन सेम है, और कहा जाए सब लोग एक साथ चलो, ठीक, तो सब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन फ्यूल सबसे ज़्यादा कौन लेगा? क्यों? क्योंकि उसका सर इंटरनल एनर्जी बड़ा है, क्योंकि अगर इंजन बड़ा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? बड़ा होगा, बस इसमें ही। और इंटरनल एनर्जी बड़ा होगा तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, तो फ्यूल का मैक्सिमम पार्ट कहाँ खर्च हो गया? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, यही ना। देखो प्लेटिना में एक छोटा सा इंजन होता है, चाहो तो हाथ से उठा के लेके चले जाओगे, हाँ, तो उसका इंजन छोटा तो इंटरनल में जाता ही नहीं है मैक्सिमम, नहीं। लेकिन अब प्लेटिना अगर थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, ठीक है, प्लेटिना कंपनी वाले देखेंगे तो फिर हमको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, खैर वैसे, ठीक। अगर उसको थोड़ी इंजन उसकी पुरानी हो जाओ, उसको स्लोप पे चढ़ाओ, सरक जाता है, नहीं, क्योंकि पार होता ही नहीं है। तो चुपचाप ऐसे बैलगाड़ी से सीधा चलता रहता है, ठीक है, तो उसका पावर क्या है? बहुत कम है। तो याद रखिए, किसी सिस्टम को अगर हीट देंगे, ठीक, हीट दिए तो सबसे पहले क्या किया? इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया, और कुछ बचा तब वर्क डन करेगा ना। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इंटरनल एनर्जी का कोई फॉर्मूला बता दो जल्दी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बोलो। ये फॉर्मूला है? नहीं तो टोटल इंटरनल ऐसे बोल के चेक करता रहता है, हो सकता है ये मेरी बात सही हो। बोलोगे? अब नहीं बोलोगे, हमको पता था, क्योंकि अब आप फॉर्मूला बोल रहे हैं ना। नलायक है सब, नलायक।
FNRT हाँ हाँ, अब आएगा आता है, लिखने के बाद जरूर आता है। हाँ, ये इंटेलिजेंस ही तो था, और यही से दिख रहा था यू डायरेक्टली क्वेश्चन यूटी, उसी में बताए थे कि यूटी की कैसा है, डायरेक्टली है, बस में ही। ठीक, क्या बोल रहा था, हाँ चलो ये भी हो गया। अब सुनना, हम एकदम सिंपल बात समझो, हम सिस्टम को हम क्या देंगे, हीट देंगे, और वर्क कौन करेगा, सिस्टम। हम देंगे हीट और वर्क कौन करेगा, तो मान लो सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं ना, साइन कन्वेंशन हमको इससे याद, साइन कन्वेंशन मतलब एजम्पशंस, किसी भी लॉ को समझने के लिए क्या है, एजम्पशंस। ठीक, तो अगर किसी सिस्टम को हम हीट देंगे, हमारा हीट देना ही है, यही है काम। ठीक, तो अगर सिस्टम को हम हीट देते हैं, हीट देना कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन सिस्टम हीट देगा तब नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, काम ही है सिस्टम का काम करना, ठीक ना, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। बस इसमें किसी भी सिस्टम को हम हीट देंगे, हीट गिवन इज पॉजिटिव, हीट फ्रॉम सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। हाँ, तो हीट भी हम ही दे, काम भी हम ही करें, सिस्टम फालतू में पकड़ के लाएं, हाँ ठीक, और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। समझ गए। और डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल। डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी घटती है तो डेल्टा यू नेगेटिव। समझ गए। किसी सिस्टम को हीट, एकदम याद रख लो फर्स्ट लॉ में, किसी भी सिस्टम को हीट दिए तो हीट कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, दो। सबसे पहले क्या किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, अब क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। अगर कुछ बच जाता है तो वर्क डन करेगा। और साइन कन्वेंशन में क्या है कि किसी सिस्टम को हम क्या करें, हीट दे, तो हीट गिवन क्या होगा, हीट फ्रॉम द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। लिखे द हीट गिवन टू द एनी सिस्टम, हीट गिवन टू एनी सिस्टम, हीट गिवन एनी सिस्टम। इतना ही पढ़ाए हैं बस। अच्छा, उर्दू चल रहा है, ठीक है। हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज यूज्ड इन टू फॉर्म, तो इधर से क्यों लिख रही हो, ऐसे लिखो भी ना, नहीं ऐसे लिखो। सुनो बताएं, हम ऐसे लिखो, ऐसे, हाँ ऐसे। क्या कर सकते हैं। द हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज यूज्ड इन टू फॉर्म। पहला फर्स्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, यूज्ड इन टू फॉर्म, हाँ, FORM फॉर्म, हाँ, UACD यूज्ड, IN इन। पहला टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में डेल्टा यू, दूसरा फॉर वर्क डन, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये इससे ज़्यादा है, डेल्टा यू से ज़्यादा अगर ये है तो कुछ काम भी कर लेगा, ठीक है। और अगर मान लो हम कहते हैं वो छोटी हीट है, छोटा इंटरनल है, तो ऐसे लिखिए क्या, डिफरेंशियल फॉर्म में dQ इज इक्वल टू du प्लस dW लिख लो। फिर लिखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लिख लीजिए। द हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। हो गया। दूसरा लिखिए, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट फ्रॉम सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, 100 बार कहे हैं, हाँ, बच्चों वाला, क से कबूतर, हाँ, ऐसे वाला, अब समझ में आ गया। खुद का लैंग्वेज लिख लीजिए, ए फॉर एप्पल, रिपीट नहीं करते हैं सब। देखिए हम जान रहे थे तुम यही पढ़े होगे, पक्का, हम एकदम 100% श्योर थे तुम यही पढ़े होगे। हाँ, बी फॉर बेला लिखो, दूसरा लिखो, क्या कहे थे दूसरा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। लिख लियो, ठीक है। अब तेज हो रही है धीरे धीरे, अब ये एक्सेलरेट होती जा रही है,
लिखो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अरे एक और लिख लो, एक और लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा क्या, एक और कन्वेंशन था। अरे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पता नहीं कन्वेंशन क्यों है वैसे, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो डेल्टा यू निगेटिव। लिख लो। रील करो, कल परसों तक खत्म हो जाइए, फिर जय हिंद जय भारत हीट का। आज कितना डेट है, 26। 2 दिन बचा है ना इस मंथ में। अरे यार मॉडल नहीं हो पाया। वो तो पता चलता है, वो तो होल्ड करेगा। हाँ कितना गंदा होता है। देख रहे हो, जो गंदा होगा होल्ड पे रहेगा। आप कई बार नहीं करता, हम लोग कई बार नहीं करता। नहीं वो 12th वाले के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो ख़त्म कर दिए होते। खैर चलो, एक दिन खूब भारी भरकम क्लास 6 से 12 ख़त्म, ठीक है। हाँ हम लोग को नहीं खत्म करना है। बेचारा बहुत परेशान है, एकदम दुखित रहता है हमसे हमेशा। हाँ, इसका दुख इतना ज़्यादा है कि पिछले साल से ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ये पिछले साल दुख खत्म हो गया था, सोचा था अब इनसे निपटा रहा, फिर आ गया। नहीं मैं सोचा फिर इसको लेकर आएंगे। हाँ, ये जल्दी से ये दुख खत्म हो जाता, फिर वही आया कि यही लिखो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। बोला क्या है, कैसे कहता है मूवी में, कौन सी मूवी है, ये दुख है खत्म ही नहीं हो रहा है, वही वाला इसका हाल है। ठीक, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, समझ गए बेटा। हाँ लिखिए, पहला एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब तो लोग तेज हो गए, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो फिर से तेज हो गए, ठीक। और आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल बता दो, और तेज हो जाओ जल्दी। अब पांडु तुम बता दो जल्दी से। टेम्परेचर कांस्टेंट वो जो लॉ है, वो प्रोसेस है, कब ये घोषित हुआ, VT। फिर से तुमको लग रहा है ना, सुबह तुम पिटा के जाओगे तुम हमसे, लोयल का। हाँ हाँ, बना लीजिए खुद का प्रोसेस, बना लीजिए। नॉर्मल लाइफ में कोई एग्जांपल खत्म हो गए हैं कि चले वहाँ पे हम पिस्टल लें और हम झंडा उंडा गाड़े हम उसमें। अब बताओ कुछ यूनिक सा। ये कहेगा फ्लास्क। हाँ, वो कुछ ऐसे ही कहे, देखो सीधा आंसर तो एक्चुअली है नहीं इसके पास। और क्या, बढ़ने ही नहीं देंगे। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, हमारे होने वाले जितने बॉडी के प्रोसेस है सब आइसोथर्मल है। कह रहा होगा, सही कह रहे हैं। कहो, अरे बस बुखार हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, वो थर्मल उस समय आइसोथर्मल नहीं रहता है। कितने बजे तक पढ़ाए थे सर? हम कल 7 बजे आए थे। 7:20 कितने बजे तक सर पढ़ाए थे? 7:20 तक पढ़ाए थे हमारे। बॉडी वाला प्रोसेस जो आइसोथर्मल ना, सुबह उठे रेस्पिरेशन की आइसोथर्मल, हाँ सोना है आइसोथर्मल। हाँ तो एनर्जी का टेम्परेचर की बात हो रही है ना, बॉडी अब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। कह दो, बताओ यार, तुम ही लोग बताओ, आज बताओ है दीप्ति, इसमें घूरने से ना कुछ आएगा नहीं, जबरदस्ती उसमें कोशिश कर रही है ही नहीं कुछ, तो कोशिश क्या कर रही है आदमी। जैसे कुछ बच्चों से पूछो तो ऐसे ताकते हैं सर, लग रहा आसमान से आंसर आ गया ऐसे, अब फील आ रहा हो, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं सब। तो श्योर गलत है हमको ये, तो हम तुम बताओ चाहे ना बताओ, एकदम श्योर है गलत होगा। सुनो बेटा, फालतू हम पूछ लेते तुम लोग से। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ बॉइलिंग ऑफ वाटर, हाँ नहीं बताए थे कि -10 से अगर आइस है तो क्या करेगा पहले, 0, तो वहाँ क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। हाँ लगाम देख, टेम्परेचर, और 0 आइस बन गया तब, हाँ तो 0 वाटर बनेगा ना, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब कैसे प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल। लिख लो एग्जाम्पल फटाफट, अरे लिख लो इसमें,
तो हेडिंग भी नहीं लिखी। बाकी फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं इसमें, बस टेम्परेचर की बात करते हाँ यही कहा है, देखो फॉर दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फॉर दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जल्दी लिखो, फॉर दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और एग्जांपल लिख लो, बोले अपनी लैंग्वेज में, क्या लिख लिए ना, ठीक है। तेज हो गए, अब इस रो में सब तेज होते जा रहे हैं, अब ये तेज वाला रो हो जाएगा, फिर ये थोड़ा तेज वाला हो जाएगा, ये तो जीरो वाला हो जाएगा। हाँ रो वाइज बैठेंगे अब। हाँ अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, बहुत सिंपल बात समझ लो, ठीक है। देखो क्या है, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल जीरो, ठीक है, चेंज इन इंटरनल जीरो। और बाय फर्स्ट लॉ से क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू ना, डेल्टा यू, तो Q इज इक्वल टू, मतलब अगर कहीं पे कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है तो जितना भी हीट देंगे, इंटरनल तो बढ़ नहीं रहा है, तो जो भी हीट देंगे क्या कर लेगा, वर्क डन कर लेगा, जितना भी हीट दिए पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, क्यों? ये आइडियल में है, कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी कहाँ लॉस होगी, हीट के फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी ना। और सुनना, ठीक, ये बात बताओ, पहले सुन लो ध्यान से ना, ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ फॉलो करेगा, बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा लॉ होता है? अच्छा इधर डर डर के क्यों बोलते हो तुमसे, बोयल्स लॉ। जो कह रही थी ना, तुम्हारे कहने की जो इंटेंसिटी थी बहुत कम थी, ठीक, थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पा रहा था, बोयल्स लॉ। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बनाती क्या हो भाई, जोर से बोलो। हाँ स्लोप बोलो PV ग्राफ का, dp/v। अरे -P/v है, सब बर्बाद है पढ़ाना। हाँ इसका वर्क डन बोलो, वर्क डन, अरे PV इज इक्वल टू K, हाँ P की जगह K/V इंटू DV, PdV नहीं हो गया, कहाँ से कहाँ तक, V इनिशियल से V फाइनल, बोलो इंटीग्रेशन क्या आएगा, K लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल। हाँ तो लॉग V फाइनल अपॉन क्या, V इनिशियल। अब PV इज इक्वल टू, हाँ PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, तो K की जगह क्या रख सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT लॉग V फाइनल अपॉन कितना, V इनिशियल। ये समझने के लिए कल सुबह आना पड़ता, ठीक है, ठीक, nRT इज इक्वल टू लॉग ये कुछ नहीं, ठीक, ये वर्क डन है कौन से प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल में कितना हीट दिए, इतना ही दिए, क्योंकि इंटरनल कितना है, जीरो। देखो जल्दी लिखो फास्ट, ये तो पता नहीं है, घोषित है, बताया गया ऐसा होता है, ये बताया गया भाई, याद करना है, ये याद कर लो बस, बस पढ़ा लें, बस अब थोड़ा सा बस पढ़ा लें, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम देखो आज तुम देख लो, आज तुम देखो तुम, नहीं ना बैल बुद्धि, बैली, जल्दी करो। और तुम ट्रिपल मॉर्निंग तो गुड बाय अभी डिसाइड हो जाएगा लोगों का, हैं जो ठहरी नहीं बोल रहा है ना, मॉडर्न टाइम्स और 5 से तब और क्या लिखे हैं, फॉलो के पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। और बच्चे यार ये कैसे लिखे हमको बता, इसलिए करेंगे ताकि देख के आप सोचो ये वाला कुछ अच्छा समझ गया, ये PdV है, PV कट गया तो इक्वल्स टू K आपने लिखा था, हमको बता दीजिए कैसे होगा। चैलेंज जो तुमने सब की थी, हाँ वो तुमसे लिख ली पूरा, नहीं भी लिखेंगे।
लिख लो, नहीं छूट जाएगा कभी। हो गया, चलो next नहीं, लिखो। नहीं। अरे हो गया, थोड़ी बतियाते बतियाते लिखते हो। तुम्हारा तो नहीं होगा श्योर है क्या? कहो। चलो ठीक है, ना कहना भी अच्छा होता है। वो बता रहे थे। देखो नेक्स्ट लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा एक चीज़ और ठीक है क्या भाई, क्या परेशान हो? ठीक है सुनो, कहीं भी प्रोसेस जो आइसोथर्मल है कैसे पहचानेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तब कैसे बताएंगे? टेम्परेचर के बारे में नहीं दिया है अब। नहीं ऐसा नहीं है, इंटरनेशन जो होता है जीरो साइक्लिक में भी होता है, वो स्लो प्रोसेस होगा। कहीं भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है ना, तो तब भी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। लिख लेना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो। हर स्टेट में इक्विलिब्रियम मिल जाता है, हाँ वही कह रहे हैं। बहुत स्लो होगा तो दूसरे से कांटेक्ट में आया, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट, तो इसीलिए जब कहीं भी बहुत स्लो प्रोसेस हो गया तो दैट इज आइसोथर्मल। ठीक है, लिखो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक ना, एडियाबैटिक में क्या होगा? एडियाबैटिक में आपका हीट का ट्रांसफर कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है लिख लीजिए। फॉर एडियाबैटिक, फॉर दिस प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हो गया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हो गया। अच्छा, जैसे वो था आइसोथर्मल बहुत स्लो था या तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तब पहचान लिए। एडियाबैटिक कैसे पहचान लें? या तो Q 0 हो और टेम्परेचर बहुत, हाँ क्या करियो? अभी कराएंगे हम, ठीक है। बोलो और कोई तरीका? बहुत सडन प्रोसेस हो, बहुत स्लो प्रोसेस है तो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, हीट का ट्रांसफर जीरो है तो एडियाबैटिक है, और बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया तब वो क्या है? एडियाबैटिक। जैसे बस्टिंग ऑफ टायर, बस समझ में, बस्टिंग ऑफ टायर हमारा कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। लिख लो फटाफट जल्दी लिखो, ठीक है। सडन प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एग्जाम्पल लिख लो, बस्टिंग ऑफ टायर, बस्टिंग ऑफ टायर, बस्टिंग ऑफ टायर, बस्टिंग ऑफ टायर। हो गया, ठीक, बस्टिंग ऑफ टायर, ठीक है। और थर्मोफ्लास्क में अगर थर्मोफ्लास्क ले लें तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक। अब सुनना यहाँ ध्यान से मेरी बात, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं Q की वैल्यू क्या है? 0 है ना। Q की वैल्यू अगर 0 है तो बाय फर्स्ट लॉ, यहाँ कंसेप्ट समझिएगा, बाय फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये बताओ, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? W माइनस W ना। ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। माइनस किसी के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ है नहीं, ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन दोनों का अपना एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। सुनना ध्यान से, यहां पे वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव है ना। वर्क डन मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम पे काम किया जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, बस समझ में। और इंटरनल बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना, सिंपल बात। देखो एक थर्मोफ्लास्क ले लो, ठीक है, उसमें गैस ले लो, और थर्मोफ्लास्क है तो उसमें गैस जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, ना एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना ही दे रहा होगा। आप उसको दबा रहे, कंप्रेस कर रहे हैं, तब क्या होगा? अड़ा मॉलिक्यूल पास आएंगे तो अट्रैक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो हीट हो जाएगा, ये ना होगा, टेम्परेचर बढ़ गया। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में हम सिस्टम पे काम करें तो वो क्या करेगा? अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। लेकिन दूसरे वाले में देखो, अब वर्क डन कौन कर रहा है? सिस्टम। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम को काम करने के लिए हीट मिल ही नहीं रही है, तो कहां से काम करेगा? खुद की इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीजें हो सकती हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो
इंटरनल एनर्जी घटेगा, ठीक ना। और वो वर्क डन के लिए उसको एनर्जी मिल रही है, कहाँ से ले रहा है? खुद से ले रहा है। अरे एकदम सिंपल है, अभी पढ़े थे इन्वर्जन टेम्परेचर हम लोग कि हाईली कंप्रेस्ड गैस है, ठीक। और हाईली कंप्रेस्ड गैस को अगर छोड़ दिया जाए, एडियाबेटिक है मान लो, ऐसे उसमें रखे हैं ना फ्लास्क में, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक। छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो एक्सपैंड कर जाता है किसी पे ना, ठीक। तो उस पर कूलिंग इफेक्ट शो करने लगता है। मतलब ये कौन सा इफेक्ट वाला है? कूलिंग इफेक्ट। जितने टेम्परेचर पे सारी कहानी हो रही थी, उसी टेम्परेचर को कौन सा कह रहे थे? इन्वर्जन। समझ गए? लिख लोगे ये सब? लिख लो। वहाँ पे वर्क बाय सिस्टम कैसे है? सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है। नहीं, साइन करना चाहिए। वर्क पॉजिटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव कब होता है? W की वैल्यू देखते हैं। हाँ, साइन देख रहे हैं ना उसका। हीट ही जीरो होगा या चेंज इन हीट जीरो होगा? दे ही नहीं रहे हैं, वही ना हीट। क्यू क्या होता है? नहीं, एनर्जी नहीं बात हो रही है, कितना हीट दिए कितना लिए, वो ना है क्यू, ठीक। एनर्जी नहीं बात हो रही कितना उसके पास था, वो तो डेल्टा यू है। लिख लो फटाफट, लिखो इसका तो लिख लोगे एग्जाम्पल ना, मतलब से सर मैसेज किया पहले वाले केस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। बहुत बार में देखे थे। अरे नहीं, पूछा था कि मैं कोचिंग आना है। टेम्परेचर बड़ी नहीं, कल आप बोले थे ना सुबह सुबह, सर तो बनाए शायद 9 ही बजे हमसे पूछा था कि कोचिंग आना है। उसको रात से 3 बजे मैसेज करके बताइए। हम रात से 3 बजे कह रहे नहीं आ पाएंगे। लिखो, बोल दे क्या? वो टेम्परेचर कैसे बताया था आप? इंटरनल एनर्जी यहाँ बढ़ रही है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा। लिखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, for adiabatic process, work done on the system for adiabatic process, work done on the system is used to increase internal energy. Work done on the system is used to increase internal energy. ठीक, हो गया? फिर लिखो, for adiabatic process work is done by the system by using its internal energy, by using its internal energy, by using its internal energy। हो गया? ठीक है। ऐसा कोई याद है ऐसा फ्लूइड में कहीं ऐसा कुछ देखे थे? फ्लूइड में ये सब कहानी कहीं देखे थे? बोलो। YouTube वाला क्वेश्चन था, उसमें वो हटा दे रहे थे, तो फिर बैलेंस करने के लिए लेवल चाहिए। और कुछ सरफेस टेंशन वाला एक हम लोग पढ़े थे। सरफेस टेंशन में टॉप वाले एटम जो थे कैसे थे? अनस्टेबल। और नीचे वाले? तो नीचे वाले किधर जा रहे थे? ऊपर वाले? रिपीटेशन की वजह से ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा था, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। नीचे वाले ऊपर जा रहे थे, तो नीचे वाले को रोक कौन रहा था? यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो और लिक्विड रुकेगा, ग्रेविटेशन रुकेगा, लेकिन फिर भी जा रहे थे, नहीं ना। मतलब नीचे वाले ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाने के लिए कुछ काम कर रहे थे, नहीं ना। और वो काम करने के लिए उनको एनर्जी कहाँ से मिल रहा था? इंटरनल से मिल रहा था। मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही थी? कम हो रही थी। हम नहीं ना दिए कि ऊपर चले जाओ, जो भी वर्क हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था? इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके। तो याद रखिएगा। चलिए, खैर एक चीज़ और, ठीक है, ये बताओ, इंटरनल एनर्जी जो है एडियाबेटिक प्रोसेस में, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है? बॉयल्स लॉ। तो वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉइजन्स लॉ। याद रखिएगा, वो बॉयल्स लॉ फॉलो करता है और ये पॉइजन्स लॉ। लिखो फटाफट, लिखो, इट फॉलो पॉइजन्स लॉ, इट फॉलो पॉइजन्स लॉ, इट फॉलो पॉइजन्स लॉ। क्या होता है पॉइजन्स लॉ? याद है?
पी वी पे गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है पॉइजन्स लॉ है ना, जहाँ पे गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो Cp बाई Cv, ठीक है। पीवी पे गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो Cp बाई Cv, ठीक है। अच्छा, पॉइजन्स लॉ का रिलेशन जो है, ये रिलेशन किस में है, प्रेशर और वॉल्यूम में। हमको और भी चाहिए, कितने थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है, हाँ टेम्परेचर 3 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है ना, पी वी और टी। देखो पी वी और टी, ठीक। तो पहला रिलेशन किस में निकालनी है, अब निकाल ले वी और टी में। तो वी और टी में निकालने के लिए पी को गैप कर दें, पी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी की जगह एन आर टी अपॉन वी, वी पे गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन आर क्या है, कॉन्स्टेंट नीचे भेज देना, तो टी वी पे गामा -1, ये आगे हमारा क्या, कॉन्स्टेंट। नहीं आया, समझ गए, ठीक। अगर कह दे मान लो समझ गए, ये वी और टी में, अब किस में निकाल लें, पी और टी में। तो पी और टी में निकालने के लिए क्या करें, वी को गैप कर दें। तो फर्स्ट में देखो पी इंटू वी की जगह एन आर टी अपॉन कितना, पी, और पूरे पे क्या इज इक्वल टू, तो पी, ठीक है, ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो टी पे गामा अपॉन पी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या लिखें, पी पे पावर 1 माइनस गामा, टी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम चाहते हैं पी का पावर 1 हो जाए। अब पी टी पे पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यही एक याद रखना है, ये सब रटोटो मत, निकालना सीखो, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया, एक बार रिलेशन आया पीवी में, एक बार रिलेशन आया टीवी में, एक बार रिलेशन आया पीटी में। नहीं आया, ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा, पॉइजन्स लॉ। पॉइजन्स लॉ क्या है, गामा पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो दैट इज सीपी बाई सीवी, और पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। चलिए बोलो गामा की वैल्यू, अरे 1 + 2/f। मोनोटॉमिक के लिए क्या लिखते हैं, 5/3, है ना, 5/3, और डायटोमिक के लिए 7/5, और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 4/3, अरे 1.6, 1.59 के आसपास, और क्या था 1.33, ऐसे कुछ था ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कहा, ठीक है, कि अगर कह रहा है इफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस P प्रोपोर्शनल टू TQ फाइंड गामा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो प्रेशर है टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक। तो गामा निकालने क्या लिखें, P T पे पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और हम जानते हैं कि P V पे पावर T पे पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, और यहाँ से हम लोग गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, या निकाल लेंगे जब रिलेशन दिया। एक चीज़ और हमें बता दो, स्लोप पीवी ग्राफ का माइनस गामा P बाई वी, वहाँ से पीवी ग्राफ का पूछे है ना, तो माइनस गामा P बाई वी, समझ गए। ये स्लोप है कौन से प्रोसेस का, एडियाबैटिक। अच्छा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा माइनस पीवी, और ये क्या है, ये क्या है, स्लोप है किसका, पीवी ग्राफ, और किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में किसका स्लोप ज्यादा है, एडियाबैटिक का ज्यादा है। कितना टाइम ज्यादा है, गामा टाइम, समझ गए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप -P/V, और एडियाबैटिक प्रोसेस का माइनस गामा P/V, समझ गए, कर लोगे, लिख लो। सर वहाँ पे उसको बंद बेस करो। में तो पावर